हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारे पास डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। मतलब कल की क्लास में हम लोग काफी कम क्वेश्चंस ही डिस्कस कर पाए, ठीक है। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन कम भले ही रहे हों, लेकिन हमने काफी कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए। अब आज हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जिन पे बेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मतलब टॉपिक पे बेस्ड जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, जय हिंद भाई। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन देखें। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैव बीन आस्क्ड बाय द कोर्ट। ये हमने राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैव बीन आस्क्ड बाय द कोर्ट टू डिलीट सम डायलॉग्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमने लिखा एंड द आर्टिकल कॉमन कर लिया। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो एक ही पर्सन होगा। अगर एक ही पर्सन होगा तो वर्ब सिंगुलर हैज, ठीक है। कल वाले कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द थ्री मस्किटियर्स रिटन बाय अलेक्जेंडर डूमस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो थ्री मस्किटियर्स हमने लिखा है ना, ये एक बुक है, मतलब ये एक टाइटल है बुक का। अब हमने पढ़ा जो टाइटल्स होते हैं वो चाहे किसी बुक का टाइटल हो, चाहे मूवी का टाइटल हो, चाहे पोएम का टाइटल हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल हो। टाइटल्स भले ही देखने में प्लुरल लगे, लेकिन वो प्रॉपर नाउन होते हैं, वो प्लुरल हो नहीं सकते, तो उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखा करो, ठीक है। ये देखो, ये प्रॉपर नाउन है ना, इसीलिए टी हमने कैपिटल लिखा, ये थ्री का टी कैपिटल लिखा, मस्किटियर्स का एम कैपिटल लिखा। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब जो टाइटल्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, सिंगुलर होते हैं। भले ही देखने में उनका अपीयरेंस प्लुरल का हो, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉपर नाउन होने की वजह से सिंगुलर होते हैं, ठीक है। हाँ, राम राम भाई। 24 देखो, समवन राइटली सेज दैट थ्रू एजुकेशन कम्स मैनर्स। अब यहाँ पे देखो, समझना इस एग्जाम्पल को। ये थ्रू प्रेपोजिशन है, ठीक है। एजुकेशन इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है, मैनर्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने कल कि जो हम प्रेपोजिशंस के बाद नाउन या प्रोनाउन लिख देते हैं वो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो हमने थ्रू प्रेपोजिशन के बाद में एजुकेशन लिख दिया, तो इसका मतलब जो एजुकेशन वर्ड हमने लिखा है वो इस कम्स वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो इस कम्स वर्ब का सब्जेक्ट हो गया मैनर्स। मैनर्स प्लुरल सब्जेक्ट है, तो हमें प्लुरल वर्ब लिखनी पड़ेगी कम, ठीक है। समवन राइटली सेज दैट थ्रू एजुकेशन कम मैनर्स, ये हमारा आंसर है। ये तो हो गए कल के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हीं से। और देखिए, देयर वॉज कंडक्टेड ए कैंडल मार्च बाय द साइलेंट मेजोरिटी हु वॉज अपोज्ड टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, मेजोरिटी के बारे में मैं एक चीज बता देता हूं। द मेजोरिटी ऑफ ऑफ लैंड वॉज फर्टाइल। द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर रेडी। तो ये जो मेजोरिटी वर्ड यूज करते हैं ना, मेजोरिटी का मतलब होता है मोस्ट पार्ट, बड़ा पार्ट, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब होता है बड़ा पार्ट, बड़ा हिस्सा। अब अगर हम मेजोरिटी का यूज करें किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो ये सिंगुलर है। जैसे यहाँ पे हमने मेजोरिटी का यूज किया है लैंड के लिए, तो ये सिंगुलर है, हमने वॉज लिख दिया। यहाँ पे मेजोरिटी का यूज किया हमने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक प्लुरल नाउन है, तो मेजोरिटी भी प्लुरल हो गया और हमने वर्ड लिख दिया। तो मेजोरिटी वर्ड का यूज अगर हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करें तो ये प्लुरल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा देयर वॉज कंडक्टेड ए कैंडल मार्च बाय द साइलेंट मेजोरिटी, तो यहाँ पे साइलेंट मेजोरिटी का मतलब पीपल है, थिंग्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेजोरिटी का यूज हम पीपल को रेफर करने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये प्लुरल हो गया। अगर ये प्लुरल हो गया तो इसके लिए जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया है उसके बाद में वर्ब प्लुरल आएगी, वर्ब। ये आंसर है। तो द मेजोरिटी ऑफ का यूज जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करें तो ये सिंगुलर होता है। सम के साथ प्लुरल नाउन नहीं आएगा क्या, या फिर समवन प्रोनाउन लिखे, कहाँ बेटा? हाँ, कहाँ चला गया मैं? तो ये जो हमने मेजोरिटी वर्ड लिखा है ना, अगर हम मेजोरिटी का यूज करें काउंटेबल नाउन्स के लिए तो ये प्लुरल होता है, ठीक है। और इसके साथ में
प्लूरल वर्ब्स का यूज किया करो। 26 का आंसर अपने आप बताओ एक बार। 26 क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपने आप बताओ। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन का, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। 26 का आंसर बताओगे एक बार। मैनी अ चाइल्ड। अब देखो कायदे से तो हमने कल क्या पढ़ा था कि मैनी के साथ में हमें नाउन सिंगुलर लिखना होता है, वर्ब सिंगुलर लिखनी होती है। अब वर्ब तो सिंगुलर लिखी हुई है, नाउन सिंगुलर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको चाइल्ड कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखना, बी पार्ट में ना हमने एक डिटर्मिनर यूज किया देयर। अभी जो देयर डिटर्मिनर यूज किया नहीं, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होता है। अगर वो देयर प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होता है और हम यहाँ पे चाइल्ड कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको भी सही करना पड़ेगा, दो पार्ट करेक्ट करने पड़ेंगे। अब दो पार्ट तो आप करेक्ट कर नहीं सकते, तो अब पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर वहां पे देयर लिखा हुआ है तो इस नाउन को प्लूरल ही रहने दो। अगर हम इस नाउन को प्लूरल रहने देंगे तो हमें ये मैनी में से ए ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो फाइट सिंगुलर वर्ब है इसको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैनी चिल्ड्रन फाइट साई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू देयर पेरेंट्स। वो जो देयर हमने लिखा है ना लास्ट में, उसकी वजह से हमें यहाँ पे चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा, क्योंकि देयर डिटर्मिनर प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम वहां पे देयर कर देंगे और यहाँ पे नाउन सिंगुलर चाइल्ड लिख देंगे, तो चाइल्ड के लिए देयर तो यूज हो नहीं पाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के तब आंसर क्या करो। 27 देखो, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर न्यूज पेपर्स। अब यहाँ देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो हमने कल पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो होता है, वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे सोर्स है जो कि सिंगुलर है, कॉम्प्लीमेंट न्यूज़पेपर्स है जो कि प्लुरल है, तो हमें इसे क्या लेन देना, वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस हम्म मैनी ए चाइल्ड मत लिखो बच्चे, मैनी ए चाइल्ड लिख दोगे तो बी पार्ट में देयर गलत हो जाएगा। बात को सुना समझा करो पूरी। बी पार्ट में अगर देयर नहीं लिखा होता तो हम चाइल्ड लिख सकते थे, ठीक है। वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वर द गेस्ट हु किल्ड द होस्ट ऑफ द पार्टी, ठीक है। अब देखो, इट हो गया प्रोनाउन सब्जेक्ट, वर हो गई लिंकिंग वर्ब, द गेस्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्स। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट हम यूज वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट इट है जो कि सिंगुलर है, कॉम्प्लीमेंट्स गेस्ट है जो कि प्लुरल है, लेकिन हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट इट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वो आ जाएगा, वेदर इट वॉज द गेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। When he searched carefully, he found that one of the envelopes lying on the table were bearing no name. अब देखो ये जो दैट है ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये इसको तो छोड़ देते हैं। इस दैट कंजंक्शन के बाद में लिखी गई जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है वन, ठीक है। ऑफ प्रिपोजिशन है, द एनवेलप्स इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ऑन प्रिपोजिशन है, टेबल इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये प्रिपोजिशन इस टेबल नाउन को इस लाइंग एडजेक्टिव से रिलेट कर रही है। तो ये जो हमने वर्ब लिखी है ना, वर्ब बेयरिंग, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये वन हो गया। अगर वो वन सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी चाहिए, वॉज। तो ये तो सीधा से ऐसे ही पता चल गया। बाकी अपना देखो ध्यान भी रखना, ये हमने नाउन में भी और प्रोनाउन में भी दोनों बार पढ़ा कि वन ऑफ है, ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है। इनके बाद में नाउन प्रोनाउन तो प्लुरल लिखा करो, मतलब नाउन लिखना हो तो प्लुरल लिखो, लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो। ऐसा हम क्यों करते हैं ये हमने वहां पे काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलो 30 देखो, माई बेस्ट फ्रेंड आर यू। माई बेस्ट फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए थी, हमने कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लिख रखी है। अब अगर चाहते हुए वर्ब चेंज ना हो तो इसको लिख दो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो या तो लिख दो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और नहीं तो लिख दो यू माई बेस्ट फ्रेंड इज यू। तो वर्ब्स हमेशा जो होती हैं वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लिखा करो, कॉम्प्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं। बिल्कुल बच्चे, इट तो देखो इट प्रोनाउन थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ना, अभी मैं बता देता हूं। देखो थर्ड पर्सन में हमारे पास प्रोनाउन क्या होते हैं, ही शी इट और दे, ठीक है।
इनमें से दे प्लूरल होता है, बाकी ये सब सिंगुलर होते हैं, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब सिंगुलर ही लिखा करो। 31 का आंसर बताओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 31 का एक बार आंसर बताना। और मुझे लग रहा है ये जो 31st क्वेश्चन है, क्या ये हमने पहले कभी डिस्कस किया? नाउन ने प्रोनाउन चैप्टर में, एक बार ध्यान दो तो। वी मस्ट हैव डिस्कस दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन इन सम अर्लियर चैप्टर। देखो इसको मैं समझाता हूं, ऐसे समझना। यहां पे हमने 50,000 रुपीज को सब्जेक्ट बना के लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब हमने लिखी हैव ऑलवेज बीन, तो हमारी मेन वर्ब जो है ना बीन है, बीन लिंकिंग वर्ब है। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद जो हमने लास्ट सम लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हमें पता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो 50,000 रुपीज है ना, हम इसको इंडिविजुअल रुपीज ना मान के ना एक अमाउंट मानने, सम का मतलब रकम होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से एक्सप्रेस करें, अमाउंट्स, ठीक है, तो वो सिंगुलर होती हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। नाउन में पहले डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज को, मतलब अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज ऑफ अमाउंट्स को अमाउंट्स के तरीके से एक्सप्रेस करें, चाहे वो प्लुरल क्वांटिटी मनी की हो, चाहे वो प्लुरल क्वांटिटी टाइम की हो, चाहे वो डिस्टेंस की हो, चाहे वो वॉल्यूम की हो, उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखा करो। कॉम्प्लीमेंट से रिलेट करने से पता चल जाता है कि वो नंबर है कि अमाउंट है। 32nd भी मुझे लग रहा है हमने पहले डिस्कस कर रखा है, एक बार आंसर बताना। तो 32nd जो क्वेश्चन है हमारा, इसका भी एक बार आंसर बताना तुम लोग। बेटा बीन लिंकिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हाँ, बीन जो है मेन वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब भी तो है। अब यहां पे देखो समझना, अ डॉल्फिन इज ओनली वन ऑफ द एनिमल्स दैट यूजेस मोर देन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अब यहां पे हमने लिखा ओनली वन ऑफ द एनिमल्स। अच्छा, ओनली लिख देने से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये हमने रिलेटिव क्लॉज में डिटेल में पढ़ा होगा। ओनली वन ऑफ द एनिमल्स का मतलब देखो क्या है, ओनली वन ऑफ द एनिमल्स का मतलब है द ओनली एनिमल। अभी जो हमने लिखा है ना द ओनली एनिमल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। अच्छा, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट इसी के लिए यूज हो रहा है, द ओनली एनिमल के लिए, तो द ओनली एनिमल सिंगुलर है, तो ये दैट भी सिंगुलर हो गया, तो इसके बाद वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी चाहिए, यूजेस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पहले के चैप्टर्स में हमने सारी डिटेल में डिस्कस कर रखी है, बस इनका ध्यान रखना है, मतलब हमें भूलना नहीं है। प्रोनाउन जो पढ़ा है, देखो मैं फिर से याद दिला देता हूँ तुम लोगों को सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के लिए। प्रोनाउन चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो, नाउन चैप्टर में जो पढ़ा वो, एडजेक्टिव में जो पढ़ा वो, ठीक है, और आर्टिकल चैप्टर में जो पढ़ा वो, ये सारे चैप्टर्स बस जो है ना, इनसे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कवर हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मोर स्टूडेंट देन वन हैज क्वालिफाइड द टेस्ट दिस ईयर। अब कल हम देखो क्या पढ़ रहे थे कि मोर जो होता है ये मच और मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होता है। जब इसका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ में, तो ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होता है। अच्छा, मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउंस के साथ लिखते हैं तब जब काउंटेबल नाउन प्लुरल हो, तो मोर के साथ भी हमें प्लुरल लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। तो अगर ये जो फ्रेज हमने लिखी ना मोर स्टूडेंट देन वन, ये गलत है, इसको सही करने के लिए हमें स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देंगे तो यहाँ पे वर्ब हमें प्लुरल हैव लिखनी पड़ेगी। अब दो करेक्शन तो हम कर नहीं सकते। अगर यहाँ पे पहले से हैव लिखा होता ना तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते, लेकिन वहां पे ध्यान से देखो वर्ब सिंगुलर लिखी हुई है। अगर वर्ब वहां पे सिंगुलर लिखी हो और तुम यहाँ पे स्टूडेंट्स कर दोगे तो ये पार्ट तो सही कर लोगे, लेकिन फिर वो पार्ट गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाए तो इसको सही करने का तरीका पता है हमारे पास क्या है, कि हम इसको लिखें मोर देन वन स्टूडेंट। अच्छा, मोर देन वन अगर हम यूज करेंगे तो नाउन सिंगुलर लिखना पड़ेगा, और जब नाउन सिंगुलर लिखेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर वाली सही हो जाएगी। हाँ, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, जैसे हमने एक नाउन को कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया अपने सब्जेक्ट के लिए, तो इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट की वही आइडेंटिटी है, मतलब वो कोई और नहीं है, वो आइडेंटिटी सब्जेक्ट की अपनी खुद की है। 34th क्वेश्चन देखें। 34th क्वेश्चन में हमने लिखा न्यूज ऑफ देयर एंगेजमेंट। अब हमने नाउन में पढ़ा कि न्यूज हमें देखने में प्लुरल लगता है, लेकिन ये होता सिंगुलर है।
देखो, न्यूज है, बिलियर्ड्स है, समन्स है, फेनेटिक्स है, मतलब ये हमने पढ़े थे, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अच्छा, अब एक कोई बच्चा ये तरीका बताए कि अगर हम ये वर्ब लिखना चाहें तो क्या कोई ऑप्शन है? अगर हम चाहें कि ये वर्ब लिखा रहे तो कोई ऑप्शन है कि हम चाहें तो इस वर्ब को रिमूव ना करें, उसको रिटेन कर लें? अगर हम इस सेंटेंस में से वर्ब को रिमूव ना करना चाहें तो क्या कोई तरीका हो सकता है इसको सही करने का? इसमें पता है हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिखते हैं आर्टिकल्स ऑफ न्यूज, पीसेस ऑफ न्यूज, ठीक है। हाँ, द न्यूज लिखने से नहीं होगा, हिले हुए, इसको लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ न्यूज या पीसेस ऑफ न्यूज, तो सही जाएगा। हाँ, देखो कुछ बच्चों ने आंसर बताया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। हाउ डेयर यू से दैट इट इज आई हु हैज कंप्लेंट अगेंस्ट यू? हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसका एंटीसेडेंट आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह हैव आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग लिखनी, बस छोटी सी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इवन दो इट इज पॉसिबल आई वुडेंट एवर हेल्प यू, ठीक है। अब देखो ये जो हमने इवन दो लिखा है ना, इसका मतलब ये सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि ये पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल होता। तो जब ये पता चल गया ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, रियल नहीं है, तो यहाँ पे पास्ट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो जो इमेजिनेशन शो करती है। अगर ये तुम्हें पहले से ना पता हो कि हमने वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा, वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता है ना तो टेंस पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये जो हमने वर्ब लिखा ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर है लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है वर्ब की फॉर्म जो इमेजिनेशन शो करने के लिए लिखी गई। हमें कैसे पता चला ये सिचुएशन इमेजिनरी है? क्योंकि यहाँ पे ये लिख रखा है ना इवन दो इट इज पॉसिबल, तो इवन दो का हम यूज करते हैं कुछ सपोज सपोज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल होता तब भी मैं मदद नहीं करता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये सिचुएशन अनरियल हो गई, तो यहाँ पे अनरियलिटी शो करने के लिए वर्ड लिख दो, इवन दो इट वर पॉसिबल आई वुडेंट एवर हेल्प यू। तो इमेजिनेशन के लिए ना बी की फॉर्म अगर यूज करनी पड़े तो बी की सेकंड फॉर्म हमेशा वर्ड का यूज किया करो, क्योंकि जो वॉज होता है उसका यूज हम करते हैं फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और इमेजिनेशन के लिए वर्ड का यूज किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओल्ड मैन एंड हिज एल्डेस्ट सन वॉज, ये तो आसान है। ओल्ड मैन एक सिंगुलर नाउन हो गया, हिज एल्डेस्ट सन एक सिंगुलर नाउन हो गया, एंड से दोनों को जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गए, वर आ गया। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ देने से प्लूरल हो जाते हैं, उनके साथ वर प्लूरल लिखा करो। 38 देखो, आर देयर एनी न्यूज, अभी जो एनी न्यूज हमने सब्जेक्ट यूज किया है, ये देखने में भले ही प्लूरल हो लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो इज लिख दो। तो न्यूज देखने में नाउन प्लूरल होता है लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर होता है, तो इसका वर्ब सिंगुलर लिखा करो। हालांकि अगर प्लूरल लिखना चाहते हो ना आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर देयर एनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज, आर देयर एनी पीसेस ऑफ न्यूज, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखो, द कमिटी इज स्टडिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर हु लिव्स इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा। इसका आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, अब यहां देखो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसेडेंट है द पुअर। द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है। अगर हम इसके साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करेंगे तो ये अपनी पूरी कम्युनिटी के सारे लोगों को इन जनरल रेफर करेगा, और द पुअर का मतलब जाएगा पुअर पीपल इन जनरल, ठीक है। तो ये जो हमने द पुअर लिखा है ना एंटीसीडेंट हु का, ये प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो हु भी प्लूरल हो गया, इसके बाद वर्ब प्लूरल लिखो, लिव, द पुअर हु लिव इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो, यू माई चाइल्डहुड फ्रेंड, माई चाइल्डहुड फ्रेंड जो है ये अपोजिटिव केस है, और ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसका हमने यूज किया है अपने सब्जेक्ट यू को रेफर करने के लिए। तो ये इसका पॉजिटिव केस हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैव आ जाएगा। ठीक है, अब 41 बताओ।
बेटा सुनील जायसवाल, ये इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है जो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया, प्रोनाउन को जिसको तुम इसका कॉम्प्लीमेंट मान रहे हो वो अगर उसी के लिए लिखा गया। जैसे मैंने लिख दिया इट वॉज ही whom आई हेल्प्ड, तो वो जो इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है वहां पे पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता, वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 41st देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक्स विल पावर दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटर्मिनिंग द रिजल्ट ऑफ वंस एफर्ट्स। देखो इसको मैं समझा देता हूं, इसको ऐसे समझना। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द टेस्ट। ठीक है, दूसरा हमने लिखा द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट आर वेरी लो। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये जो हमने हैज क्वालिफाइड द टेस्ट लिखा है ना, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, आर वेरी लो, ये प्रेडिकेट है। अब हमें पता है कि प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आर वेरी लो जो हमने कहा है ना, ये जो हम प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं, ये प्रेडिकेट कैंडिडेट के लिए नहीं, नंबर के लिए होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया नंबर। ठीक है, अच्छा हुज नंबर, किसका नंबर, ये बताने के लिए हमने एक फ्रेज लिख दी। हमने पढ़ा था ना हुज का रिप्लाई ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक इंडिविजुअल को तो रेफर नहीं कर रहे होंगे, मल्टीपल को रेफर कर रहे होंगे। तो इसके बाद में नाउन हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स, तो द नंबर ऑफ जो हमारी फ्रेज है ना, अगर हम द नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स, हम एक सिंगल को नहीं प्लूरल को रेफर कर रहे हैं। तो इसके बाद में नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। ठीक है, तो हमने लिख दिया द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सच कैंडिडेट्स। लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैंडिडेट्स नहीं है, सब्जेक्ट है नंबर। तो नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो सिंगुलर आएगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज। द नंबर इज वेरी लो, बहुत लो है नंबर, किसका नंबर, ऑफ सच कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहां जाते हैं, यहां हमने लिखा हैज क्वालिफाइड द टेस्ट। अब हमें पता है कि क्वालिफाइड टेस्ट को नंबर नहीं करेगा, कैंडिडेट्स करेंगे। तो हैज क्वालिफाइड द टेस्ट का सब्जेक्ट हो गया कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज करें ना, प्रेडिकेट रिलेट करके देखेंगे ये प्रेडिकेट किसके लिए यूज हो रहा होगा, तो अपने आप पता चल जाता है। अब इज वेरी लो प्रेडिकेट नंबर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हैज क्वालिफाइड द टेस्ट कैंडिडेट के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि टेस्ट को क्वालिफाई कैंडिडेट करता है, नंबर नहीं करता। तो जब ये पता चल गया कि कैंडिडेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अ नंबर ऑफ उसका डिटर्मिनर हो गया। एक्चुअली अ नंबर ऑफ ना एक डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब होता है सेवरल, सेवरल। तो अ नंबर ऑफ जो होता है ये डिटर्मिनर होता है, इसका यूज क्या करो, प्लुरल नाउंस के साथ में, प्लुरल। अब जब नाउन प्लुरल हो जाएगा तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लुरल हो जाएगी। ये रहा आंसर। तो यहां से हमें ध्यान ये रखना है कि अ नंबर ऑफ जो है वो एक डिटर्मिनर है जिसका यूज हम प्लुरल नाउंस के साथ में करते हैं। अ नंबर ऑफ चूंकि डिटर्मिनर होता है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग जिसको इसने डिटर्मिन किया है। वो नाउन प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल हो जाती है। अच्छा, लेकिन जब हम द नंबर ऑफ लिखते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब हमें इसी के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है, वो नंबर चाहे कैंडिडेट्स का हो, चाहे कार्स का हो, चाहे किसी का हो। अब इसी तरीके के ना दो एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए और लिखता हूं। थर्ड, 10% ऑफ 10% ऑफ क्वेश्चंस डैश वेरी इजी। ठीक है, फोर्थ, द परसेंटेज ऑफ सच क्वेश्चंस डैश वेरी
हाई। अब ये दो ब्लैंक्स है ना, इन्हें हमें फिल करना है, और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन इज एम आ रहे हैं, देखो तो एक बार। The 10% of the questions, that's very easy. The percentage of such questions, एक मिनट, क्वेश्चंस लिखना। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने 10% लिखा है ना, ये फ्रैक्शन है। 10% है, 5% है, हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, ये सब फ्रैक्शन होते हैं। अब ये जो 10% है ना, ये अगर किसी प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन है तो ये प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नाउन का फ्रैक्शन है तो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 10% जो है ना, ये फ्रैक्शन है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नाउन प्लूरल है, तो क्वेश्चंस नाउन प्लूरल है तो उसकी फ्रैक्शन भी प्लूरल हो गई, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, तो 10% ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की जगह चैप्टर लिख दें 10% ऑफ द चैप्टर, तो इज आ जाएगा। तो 10% जो है ना, फ्रैक्शन है, अगर हम इसका यूज किसी सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर लिखना, अगर प्लूरल नाउन के लिए करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें द परसेंटेज ऑफ। अब ये जो हमने लिखा ना द परसेंटेज ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे द नंबर लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे द परसेंटेज लिखा है, तो ये जो द आर्टिकल होता है ना, इसका यूज हम उस नाउन के साथ करते हैं जिसको हमने डिफाइन किया हो या जिसे हम डिफाइन कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे द परसेंटेज लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा यही है। बाकी वो जो प्रेडिकेट है उससे रिलेट करके जान जाओगे कि जो वेरी हाई हम प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के लिए नहीं, परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इज। तो अगर हम 10% ऑफ लिख दें, 5% ऑफ लिख दें, तो इसके साथ जो हम वर्ब लिखेंगे वो डिपेंड करेगी टोटल पे कि वो परसेंट है किसका। ठीक है, लेकिन अगर हम द परसेंटेज का कभी भी यूज करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन फिर और लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए। पहले इसका आंसर बता दूं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, तो अ नंबर ऑफ हो गया डिटर्मिनर स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो इसके लिए वर्ब आएगी लैक। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक। 42nd देखो, यू शुड टेक नोट ऑफ इट दैट एवरी मैन एंड वुमेन हैव बीन गिफ्टेड विद सम यूनिक टैलेंट बाय द ऑलमाइटी। अब कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दें, ठीक है, तो वो प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका डिटर्मिनर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर हो, ईच एवरी इधर निधर, या उनका डिटर्मिनर नो हो, तो फिर वो सिंगुलर ही रहते हैं, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो हैज। तो इसको लिखो एवरी मैन एंड वुमेन हैज बीन गिफ्टेड विद सम टैलेंट। ठीक है, हरिया। द पीपल इन एंशिएंट इजिप्ट बिल्ट मैनी अ कोलोसल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड पिरामिड्स। अपने आप आंसर बताओ इसका। 43rd क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही बताओ। 43rd क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप ही बताओ। अब देखो, वैसे तो कायदे से अगर हमने मैनी ये लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे कॉलोसल स्ट्रक्चर सिंगुलर नाउन यूज करना चाहिए, क्योंकि मैनी के साथ नाउन सिंगुलर यूज होता है। लेकिन ध्यान से देखो, जो कॉलोसल स्ट्रक्चर्स हमने नाउन लिखा है ना, उसके लिए हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रखा विच, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब प्लूरल आर यूज कर रखी है। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो अगर हम विच रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ेगा, अगर स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर लिखोगे तब तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर मत लिखो, इसमें से ए ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये सही हो गया। तो अगर विच के बाद में इज लिखा होता, ठीक है, तब तो हम स्ट्रक्चर लिख देते, लेकिन विच के बाद में तो आर लिखा है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब प्लूरल लिख रखी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट भी प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर से लिखा रहने दो, मैनी में से ए ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट देखो, द 12 एंग्री मैन, ये एक मूवी का टाइटल है।
ए कैपिटल, एम कैपिटल, टी कैपिटल, तो ऐसे जान जाओ, ठीक है। तो इट इज अ कैपिटल, इट इज टाइटल ऑफ अ मूवी, तो टाइटल है मूवी का, तो सिंगुलर हो गया, वॉज लिख दो। नेक्स्ट देखो, ऑफ द टोटल कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर, ठीक है, वन फिफ्थ इज माइन। अभी जो हमने वन फिफ्थ लिखा है ना सब्जेक्ट, ये फ्रैक्शन है, और हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन का अपना कोई नंबर नहीं होता, उसका नंबर वही हमें मानना पड़ता है जिसका टोटल का हो। अगर हम देखें तो ये वन फिफ्थ किसका है, ये वन फिफ्थ है टोटल कैटल का। अब कैटल तो नाउन प्लूरल होता है, देखने में सिंगुलर लगता है, तो अगर कैटल प्लूरल नाउन है और हम उसके फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन भी प्लूरल हो जाएगा, तब तो वर्ब यहाँ पे इसकी जगह आर लिखनी पड़ेगी, आर माइन, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा ऑफ द टोटल कैटल ग्रेसिंग इन द पास्चर वन फिफ्थ आर माइन। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बताओगे अपने आप, 46 का आंसर अपने आप ही बताओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना, मैनर्स का मतलब हो गया उसके तौर तरीके, तो ये प्लूरल नाउन है, हमने वर्ब प्लूरल लिख दी वर्ब। यहाँ पे हो गया पॉलिटिक्स। अब हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट होगा ना तो उसके बाद वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पढ़ाई लिखाई के सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एक तो सब्जेक्ट वैसे नहीं हो सकता। दूसरा, हमने पॉलिटिक्स का जो हिट डिटर्मिनर लिखा उससे पता चल गया ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब हमें मानना पड़ेगा पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल थॉट्स। तो अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है तो ये प्लूरल हो गया, और उसका बाद वर्ब प्लूरल लिख दो वर्ब, ठीक है। तो अगर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल थॉट्स हो, पॉलिटिकल आइडियाज हो, तो ये प्लूरल होता है, इसके बाद वर्ब प्लूरल लिखना हमेशा। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में हमने लिखा था काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वर यूनानिमस ऑन द मैटर, ये भी हमने पढ़ा नाउन या प्रोनाउन में, ठीक है, कि जैसे काउंसिल है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, टीम है, क्रू है, काउंसिल है, एक मिनट, काउंसिल कैसे लिख गया, चलो वो ऐसे बता देता हूँ, टीम है, क्रू है, काउंसिल है, कमिटी है, फैमिली है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो जिन लोगों से ग्रुप बनते हैं, अगर वो लोग एज ए यूनिट एक्ट करें तो वर्ब सिंगुलर, अगर इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें सेपरेटली तो फिर वर्ब प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने लिखा था काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वर यूनानिमस, ठीक है, तो ये जो हमने यूनानिमस लिखा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, वर लिंकिंग वर्ब है ना, तो यूनानिमस कॉम्प्लीमेंट है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, जिनमें कोई डिफरेंसेस ना हो, जिनका सबका ओपिनियन एक हो। तो अगर हम यूनानिमस एडजेक्टिव का यूज काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी मिनिस्टर्स थे उस काउंसिल में वो सब एज अ यूनिट एक्ट कर रहे थे और उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे। तो अगर वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक यूनिट तरीके से एक्ट कर रहा था तो इसको सिंगुलर कंसीडर करके वर्ब सिंगुलर यूज करो, वॉज, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट पहले, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूं। अगर हम यहाँ पे यूनानिमस ना लिखकर यहाँ पर हम लिख दें डिवाइडेड, डिवाइडेड लिख दें डिवाइडेड, ठीक है, कि द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वाज डिवाइडेड ऑन द मैटर, ठीक है। तो अगर हम लिख देंगे वाज डिवाइडेड तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो काउंसिल में मिनिस्टर्स थे ना उनके सबके ओपिनियंस अलग अलग थे, मतलब दे वर नॉट एक्टिंग लाइक अ यूनिट बट दे वर एक्टिंग लाइक इंडिविजुअल पीपल, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे वर लिखना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये नाउन्स अगर एज अ यूनिट एक्ट करें तो इनको सिंगुलर कंसीडर करना है, लेकिन अगर ये सेपरेटली इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें तो प्लूरल ट्रीट करना है, ठीक। 48 पे आ जाओ, दो वी नो अबाउट मोस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ देयर इज सर्टेन स्पीसीज दैट वी नो नथिंग अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि देयर के साथ जो हम वर्ब लिखते हैं ना वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लिखी जाती, वो वर्ब लिखी जाती है, वर्ब के बाद लिखे गए नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग। अब वर्ब के बाद अगर हम नाउन देखें तो हमने स्पीसीज लिख रखा है।
अब हमने नाउन चैप्टर में देखो क्या पढ़ा था। नाउन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्पीसीज नाउन है यही इसकी सिंगुलर फॉर्म है और यही इसकी प्लूरल फॉर्म है। मतलब सिंगुलर फॉर्म भी इसकी स्पीसीज है और प्लूरल फॉर्म भी इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज नाउन हमने लिखा है, अगर ये सिंगुलर है तब तो वो इज ठीक है, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो वो इज गलत है, आर लिखना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्पीसीज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ध्यान दो, कल हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि जो सर्टेन होता है डिटर्मिनर, इसके साथ हमें नाउन लिखने पड़ते हैं प्लूरल, और असर्टेन जो होता है उसके साथ नाउन हमें लिखना पड़ता है सिंगुलर। तो अगर हम यहाँ पे स्पीसीज के साथ में डिटर्मिनर सर्टेन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो स्पीसीज नाउन हमने लिखा है ना, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में है। वो अलग बात है, इसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है, लेकिन सर्टेन लिखने से ये पता चल गया कि ये प्लूरल है। तो अगर ये स्पीसीज नाउन यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लिखो आर। ये आंसर है। ठीक है, तो ये स्पीसीज है, इनिंग्स है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, हेडक्वार्टर्स है, वेयर अबाउट्स हैं, ये सारे वर्ड्स अपने रिवाइज कर लेना। हमने नाउन में पढ़ रखे हैं कि इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। मीन्स है, वेजेस है। अगला देखो, अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स ऑफ कॉर्न आर अ फ्रेश वाटर कैस्केड। अब देखो, अक्रॉस प्रिपोजिशन, दोज वास्ट फील्ड्स ऑफ कॉर्न इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया फ्रेश वाटर कैस्केड। इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इज आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट होगा। पिटेगा तू, समझा? जब समझा दिया, द नंबर सब्जेक्ट है बेटा, स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है वहां पे। द नंबर का मतलब हो गया जितना भी है वो सब एक यूनिट बन गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर लिखा करो। नेक्स्ट में देखो, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर द डाउन ट्रोडन आर सिग्निफिकेंटली लार्ज इन आर कंट्री। चलो इसका आंसर अपने आप बताओ। 50 देखो, 50th क्वेश्चन देखो और इसका आंसर अपने आप बताओ। The number of political parties that claim to be fighting for the downtrodden are significantly large in our country. ये कुछ बच्चे हैं बद नहीं है, इन्हें जो पहली वर्ब दिखाई पड़ जाती है बस उसी का नंबर चेंज कर देते हैं। हैव लिखा दिखाई पड़ जाता है इन्हें तो हैज लिख देते हैं, हैज दिखाई पड़ जाता है तो हैव लिख देते हैं, इस दिखाई पड़ जाता है तो आर लिख देते हैं। बेटा पढ़ो, थोड़ा समझो, ठीक है, मूर्खता कम दो। अब देखो, एक दो बच्चे उन्होंने इस क्लेम को क्लेम्स कर दिया। अबे मूर्खो, ये जो क्लेम वर्ब हमने लिखी है, ठीक है, ये दैट के लिए यूज हो रही है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज प्लूरल है, तो ये दैट भी प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमें प्लूरल लिखनी पड़ेगी, तो क्लेम तो सही है। मिस्टेक पता है कहाँ है? यहाँ देखो, ये जो हमने लिखा है ना, आर सिग्निफिकेंटली लार्ज एन अ कंट्री, ये प्रेडिकेट है, ये है प्रेडिकेट, ठीक है, और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है द नंबर। तो ये हमें समझना है कि द नंबर सब्जेक्ट है, आर सिग्निफिकेंटली लार्ज इन आवर कंट्री, ये उसका प्रेडिकेट है कि नंबर बहुत बड़ा है उन पार्टियों का जो मतलब गरीबों के लिए लड़ रही हैं। गरीबों को मिलजुल कुछ नहीं रहा, बेचारे उनकी रेल बनी पड़ी है, लेकिन पार्टियां बहुत है उनकी भलाई के लिए लड़ रही हैं चुनाव। ठीक है, तो ये द नंबर जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये द नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब तो हमें सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, इज। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट में आ जाओ, द फैमिली वॉज नॉट एबल टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि फैमिली अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, सुलझा बता पा रहे नहीं सुलझा पा रहे वो छोड़ो, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है तो इसका मतलब पता है क्या? तो इसका मतलब ये कि जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं वो एज अ यूनिट एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एज सेपरेट इंडिविजुअल्स बिहेव कर रहे हैं, तभी उनमें डिस्प्यूट हुआ है। तो अगर फैमिली के मेंबर्स इंडिविजुअल्स के तरीके से सेपरेटली बिहेव कर रहे हैं तो फैमिली नाउन प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ में वॉज नहीं वर लिखो। ठीक है, ये आंसर है।
नेक्स्ट देखो, almost 50% of the countries in the world has been facing the shortage of clean drinking water। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑलमोस्ट 50%। तो ये जो 50% हमने सब्जेक्ट लिखा है ना, फ्रैक्शन है। अब 50% सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसका टोटल क्या है। अब हम देखें तो इसका जो टोटल है ना, वो है कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो हमने लिखा है, ये नाउन प्लूरल है। तो अगर ये टोटल प्लूरल है तो ये 50% भी प्लूरल हो गया। अगर ये 50% प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हैज की जगह हैव लिख दो। 53rd देखो, killing speechless animals in the name of sacrifice have always drawn attention of the activists। ठीक है, अब ये जो हमने फ्रेज लिखी है ना, फ्रेज का ये प्रेडिकेट है हमारा, have always drawn attention of the activists, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इस प्रेडिकेट के सब्जेक्ट देखो क्या होगा, have always drawn attention of the activist, कि एक्टिविस्ट के ध्यान को हमेशा आकर्षित किया है किसने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका सब्जेक्ट जो है ना, वो है किलिंग। ठीक है, हुज किलिंग, तो हुज किलिंग का रिप्लाई है स्पीचलेस एनिमल्स। तो जो स्पीचलेस एनिमल्स है ना, ये हमारी मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये किलिंग वर्ब का, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जो किलिंग है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये किलिंग सब्जेक्ट है तो जेरेंड हो गया। हमने पढ़ा था कि अगर हम जेरेंड्स को या इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट बना के यूज करेंगे तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, तो हैज लिखो। 54 देखो, even though they have been working for 2 weeks, 3/4 of the work are still left incomplete। अब यहाँ पे हमने 3/4 को सब्जेक्ट बना दिया, 3/4 फ्रैक्शन है। अब 3/4 का नंबर हमें वही मानना पड़ेगा जो इसके टोटल का हो। इसका टोटल है द वर्क। अच्छा, द वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो अगर ये वर्क अनकाउंटेबल है तो इसका जो फ्रैक्शन है 3/4 वो भी अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल का मतलब सिंगुलर हो गया। अगर वो सिंगुलर हो गया तो वर्ब यहाँ पे इज लिख दो। ठीक है, हाँ, तो 3/4 की जगह पे लिख दो यहाँ पे 3/4 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट इनकम्प्लीट। आ जाओ। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि थोड़ा तेज हो गया। ठीक है, चलो अब इसका आंसर अपने बताओ। एक बच्चा है सुनील जायसवाल, इसने अपनी फोटो बना के भेज दी क्या इमोजी की जगह? बेटा अपनी फोटो भेज दी क्या कमेंट में? हाँ, एक तो इन बच्चों के ना कमेंट पढ़ना भी मतलब बहुत बड़े मतलब मुसीबत का काम है। चलो अब तसल्ली से 55 का आंसर बता लो। एक पूछ रहा है कितने क्वेश्चन है, 100 है क्या? बेटा आज खत्म हो जाएंगे चाहे कितने भी है ना। हाँ, आज कंप्लीट करके चलेंगे, सारे डिस्कस करके ही चलेंगे। सच एज और सास बोथ आर कंजंक्शंस। सास, सास क्या होता है बे? हद है भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। तसल्ली मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द परसेंटेज सब्जेक्ट है। ठीक है, द परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान देना। प्रेडिकेट से रिलेट कर लिया करो, सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाता है। अब जैसे हमने लिखा हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन सिटीज, तो ये प्रेडिकेट है। अब अपने आप पता कर लो ये बात किसके बारे में कही जा रही है। ये बात कही जा रही है परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आ गई हैज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैनेजर विल से दैट ईच ऑफ द एम्प्लॉइज आर एडवाइज टू टेक नोटिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी डिस्कस किया था वन ऑफ वाला, वैसी सिचुएशन है। ये ईच हमारा सब्जेक्ट है, ईच प्रोनाउन भी होता है ना। हमें पता है कि ईच है, इधर है, नीदर है, वन है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ में जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा लिखा करो सिंगुलर, क्योंकि ये उस वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इनके बाद जो ऑफ प्रिपोजिशन लिखी होती है ना, उस प्रिपोजिशन के बाद में लिखा होता है टोटल। अगर ये सब्जेक्ट है और ये पार्ट है तो इसका जो भी टोटल होगा वो प्लुरल होगा, तो नाउन हमेशा लिखा करो प्लुरल। तो जो हमने एम्प्लॉइज लिखा ना, ये तो ठीक है, लेकिन इस एम्प्लॉइज को देख के वहां पे आर मत लिख देना, क्योंकि उस आर वर्ब का सब्जेक्ट एम्प्लॉइज नहीं है, ईच है। ईच सिंगुलर होता है तो इज आ जाएगा।
तो ईच ऑफ है, इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, इनके बाद में नाउन नॉन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ। 10 miles आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। 10 miles आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो 10 miles है ना, ये प्लूरल क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। प्लूरल क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस है, इसको सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, इसके बाद जो हमने वर्ब लिखी है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जो हमने लिखा वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऐसे ही है ना। 10 miles आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमने लिखा ना वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पे 10 miles को सेपरेट माइल ना कंसीडर करके एक टोटल अमाउंट मान रहे हैं डिस्टेंस का। तो अगर हम 10 miles को एक टोटल अमाउंट मान रहे हैं डिस्टेंस का, तब तो ये सिंगुलर हो गया, अमाउंट्स तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तब तो इज लिखना पड़ेगा। तो अगर हम प्लूरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से कंसीडर करें तो वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हरिओम। नेक्स्ट देखो। It were my friends and relatives who kept encouraging me during the hardest time of my struggle for this title, वगैरह वगैरह। एक मिनट, क्या हो गया ये? अबे इसका प्लूरल कंसीडर करके बेटा बहुत बता रखे हैं, नाउन चैप्टर रिवाइज करना, उसमें सब समझा रखा है डिटेल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल क्यों लिख रखी है, वॉज लिख दो सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल who were interviewed by the state sponsored agency prefers टीवी to radio। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर अपने आप बताओ। सच एज कंजंक्शन होता है बच्चे, सो एज कंजंक्शन नहीं होता, फ्रेज होती है केवल, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें एक चीज समझना, द मेजोरिटी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रिपरेशन है, द पीपल इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, हु वर इंटरव्यूड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, ये रिलेटिव क्लॉज इस पीपल नाउन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। हु रिलेटिव नाउन है, इसका एंटीसेंट पीपल है, पीपल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब हमने लिख दी वर्ब, सही है। अभी जो द मेजोरिटी है ना, इसका सब्जेक्ट देखो ये लिखा प्रेफर्स टीवी टू रेडियो, ये इसका प्रेडिकेट है। तो अगर ये द मेजोरिटी सब्जेक्ट है और प्रेफर्स टीवी टू रेडियो इसका प्रेडिकेट है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम मेजोरिटी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउंस के लिए तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब है पीपल, ये लिखा ना ऑफ द पीपल। तो अगर हम मेजोरिटी का यूज काउंटेबल नाउंस के लिए प्लूरल नाउंस के लिए करते हैं तो ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ में वर्ब प्लूरल लिखो प्रेफर, ठीक है, प्रेफर टीवी टू रेडियो। नेक्स्ट आ जाओ। द लोकल क्लर्जी, क्लर्जी, पीजेंट्री, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, ये नाउंस देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल है, तो इसके बाद में वर्ड लिख दो। क्लर्जी का मतलब प्रीस्ट होता है, क्लर्जी का मतलब होता है पीपल फ्रॉम द प्रीस्ट क्लास, प्रीस्ट क्लास के जो लोग होते हैं जिनका काम पूजा पाठ करवाना होता है, ठीक है, उन्हें हम क्लर्जी कहते हैं। तो ये नाउन देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन बेसिकली प्लूरल होता है, तो इसके बाद वर्ड प्लूरल लिखा करो। 61st क्वेश्चन तो देखो आसान है, यहाँ पे हमने देयर को सब्जेक्ट बना के लिख रखा है और हैज ऑलवेज बीन वर्ब है। तो हमने पढ़ा था कि देयर जब भी इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखते, हम वर्ब लिखते हैं उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद में लिख रखी हो, क्योंकि वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट है सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो कि सिंगुलर है, तो ये वर्ब सही हो गई। फिर हम देखें, हमने दोबारा देयर को यहाँ पे यूज कर रखा है एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, और इस बार हमने इसके बाद में वर्ब लिखी हैजंट ऑलवेज बीन,
लेकिन इस बार वर्ब के बाद जो नाउन लिखा वो स्कूल्स लिखा जो कि प्लूरल है। यहाँ पे जो लिखा था वो सिंगुलर था। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्लूरल है, तो अगर ये स्कूल्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तब तो हैवंट हो जाएगा। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैवंट ऑलवेज बीन स्कूल्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 62 का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। 62 जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर अपने आप बताओ। एक दो बच्चे इज लीग लिख रहे हैं, सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तुम तो ऐसे नहीं सुधरोगे ना, तुम्हारे दूसरा इलाज है, मैं सुधारूंगा, रखो तुम्हें भी। करेक्ट नहीं है बेटा, गलत है, करेक्ट नहीं है। अब देखो, वैसे तो अगर हम सीधा सा लॉजिक देखें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, आज भी पढ़ा कि भाई हाफ है, मोस्ट ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, ये फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे सब्जेक्ट हों तो इनके लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, वो वर्ब हम डिसाइड करते हैं इनके टोटल के नंबर से। मतलब हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ कहीं पे लिखा होगा ना, तो इसका अपना कोई नंबर नहीं होता, डेफिनेट सिंगुलर है प्लूरल, इसके बाद जो हम वर्ब लिखते हैं उसके टोटल के नंबर के अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पे देखें, हाफ ऑफ के बाद हमने जो नाउन लिखा वो मूवी है। ठीक है, मूवी सिंगुलर नाउन है तो हाफ सिंगुलर हो गया, और कायदे से हमें वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लिखनी चाहिए इसलिए। लेकिन थोड़ी सी खोपड़ी यूज कर लो, ठीक है, थोड़ी सी अकल यूज करके ये देखो, ये लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। मैंने क्या कहा कि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल है, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली इलॉजिकल है, तो ये गलत माना जाएगा ना। कोई भी सेंटेंस जो ग्रामेटिकली सही हो लेकिन इलॉजिकल हो तो वो गलत है। सेंटेंस दोनों पैरामीटर पे सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, तब सही होता है। अब अगर हम वहां पे इज लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कोई डेफिनेट मूवी है, वो हर साल रिलीज होती है, और उसका आधा पार्ट लीक हो जाता है इंटरनेट पे। क्या बदतमीजी है, एक साल में तो सैकड़ों हजारों मूवियां रिलीज होती हैं। कितनी मूवीज रिलीज होती हैं पर ईयर? So we are not talking about some definite movie. We are talking about all the movies that are released in a year. एक साल में रिलीज होने वाली जितनी मूवीज होती है हम सबको रेफर कर रहे हैं। तो बजाय कि यहाँ पे वर्ब चेंज करने के अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो, क्योंकि वर्ब चेंज करने से केवल ग्रामर सही होगी, लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट चेंज कर देने से, मूवीज लिख देने से ग्रामर भी सही है और लॉजिक भी सही है। तो यहाँ पे लिखो मूवीज। हाँ, देयर्स भी लिखा हुआ बच्चे, और क्या। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली तुम्हें लग रहा है सही है लेकिन लॉजिकली गलत है तो वो गलत है। ठीक है, तो करेक्शन हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी हो सही और लॉजिकली भी सही हो। ठीक है, चलो 63rd का आंसर बताओ। 63rd क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। हाँ, हाफ ऑफ द मूवीज आएगा, बिल्कुल बच्चे, अब तुम सही समझ पाए। तो एक ने रिलीजियस लिख दिया, तुम तो खून पियो मेरा। रिलीजियस क्यों लिख दिया? ये रिलीज नाउन है बच्चे, क्या बताऊं मैं। ये देयर डिटर्मिनल लिखा है ना, ध्यान से देखो, ये देयर डिटर्मिनल लिख रखा है, तो डिटर्मिनल नाउन के साथ यूज होता है ना बच्चे। ये रिलीज नाउन है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, वो तब तक रिलीजियस ही लिख दिया, सही है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है 63rd, देखो मैं समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एन ओल्ड एंड वीक मैन वर वेटिंग देयर। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा, एन ओल्ड एंड यंग मैन वॉज वेटिंग देयर। ये दोनों सेंटेंसेस अगर गलत हो तो इन्हें एक बार सही करो। पहले मैं 1 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूं, अपने आप पहले सही करो अगर गलत हो तो। एन ओल्ड एंड वीक मैन वॉज वर वेटिंग देयर, एन ओल्ड एंड यंग मैन वॉज वेटिंग देयर। ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ो और देखो ये सही है गलत है।
अब देखो यहाँ पे समझना, हमने यहाँ पे नाउन लिखा एक मैन, और उस नाउन के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा वीक और एक एडजेक्टिव लिखा ओल्ड। ठीक है, तो एडजेक्टिव चाहे हम एक लिखें चाहे 50 लिखें, क्या फर्क पड़ता है? सब्जेक्ट एडजेक्टिव तो होते नहीं, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो नाउन तो सिंगुलर है तो वो आ जाएगा। उसी हिसाब से देखें तो यहां भी हमने दो एडजेक्टिव लिखे, एक एडजेक्टिव लिखा यंग, एक एडजेक्टिव लिखा ओल्ड। ठीक है, और नाउन एक ही लिखा मैन। तो अगर नाउन एक ही लिखा तो इस हिसाब से वर्ब सही होनी चाहिए, वॉज। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी देखो, एक समझना, यहाँ पे मैन हमने एक सिंगल नाउन लिखा और उसके साथ हमने एडजेक्टिव वीक लिख दिया, ओल्ड लिख दिया, चलो ये तो हो गया सही कि भाई आदमी बूढ़ा भी है और कमजोर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मैन नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, दोनों एडजेक्टिव सेम पर्सन को तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही मैन यंग भी हो और ओल्ड भी हो। ठीक है, तो ये जो दोनों एडजेक्टिव है ना, ओल्ड और यंग, ये सेम पर्सन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो या तो ये एडजेक्टिव गलत है, इन्हें चेंज करो, या फिर ये मान लो कि दोनों एडजेक्टिव दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहे हैं। अगर ये दोनों एडजेक्टिव दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो इनके डिटर्मिनर अलग अलग कर लो, एन ओल्ड एंड अ यंग मैन ऐसे लिखो। अच्छा, चाहो तो दोबारा से मैन भी लिख सकते हो ओल्ड के साथ में, जैसे यंग एडजेक्टिव के साथ में मैन लिखा ना, वैसे ओल्ड के साथ भी लिख सकते हो, और नहीं तो उसको मत लिखो, वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि जैसे यंग जो एडजेक्टिव है उसका नाउन मैन है तो ओल्ड का भी मैन ही होगा, तो मैन लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि एन ओल्ड एंड यंग मैन लिख देने से क्लियर हो गया कि हम एक मैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट मैन की बात कर रहे हैं, जिनमें से एक ओल्ड है और एक यंग है। और उन दोनों को एंड से जोड़ दिया, तो एंड से दो सिंगुलर जोड़ दोगे तो प्लुरल हो जाएंगे, तो बार आ जाएगा। ये आंसर है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, इसको हमें लिखना पड़ेगा एन ओल्ड एंड अ यंग मैन वर वेटिंग देयर। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल हमें एडजेक्टिव के साथ अलग अलग लिखने पड़े। तो एडजेक्टिव के साथ ये आर्टिकल हमें अलग अलग इसलिए लिखने पड़े क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए नहीं यूज हो रहे, ये दोनों एडजेक्टिव दो अलग अलग नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, तो दोनों नाउन का डिटर्मिनर हमने अलग अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर अलग अलग नहीं लिखे थे क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, तो ये सही हो गया। खैर, अब एक एग्जांपल और देखो, फेक एंड ओरिजिनल gold is easy to identify. फेक एंड, ये दिख नहीं रहा ना, चलो कोई नहीं, देख लेना। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड इज इजी टू आइडेंटिफाई। अब देखो यहां पे हमने एक नाउन लिखा गोल्ड, और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, एक एडजेक्टिव हमने यूज किया फेक और एक एडजेक्टिव हमने यूज किया ओरिजिनल। अच्छा, अगर ये दोनों एडजेक्टिव इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन सिंगुलर है और वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, इज, जो कि हमने पहले लिख रखी है। लेकिन ये हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भाई फेक और ओरिजिनल सेम थिंग नहीं हो सकती है। जो थिंग फेक है वो ओरिजिनल नहीं हो सकती, जो ओरिजिनल है वो फेक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये दोनों एडजेक्टिव दो अलग अलग नाउन्स का रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल एडजेक्टिव है इसका नाउन ये गोल्ड है, और फेक एडजेक्टिव का नाउन कोई दूसरा गोल्ड है। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं है, वो यहाँ पे अंडरस्टूड है। अच्छा, आर्टिकल लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पे हमने एन लिख दिया था, ए लिख दिया था, वो आर्टिकल हम यहाँ नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैन था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं तो उनके सिंगुलर फॉर्म के साथ आर्टिकल लिख सकते हैं। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लिख नहीं सकते। तो अगर हमने फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड लिख रखा है ना, तो इससे समझ जाओ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टाइप ऑफ गोल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड। तो हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं और उनको एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तब तो ये प्लुरल हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएंगे तो आ जाएगा। तो अगर हम किसी कंजंक्शन से, मतलब एंड से, किन्हीं ऐसे दो एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ दें जो कि एक ही नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो समझ जाना कि वी आर रेफरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। और अगर हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात कर रहे हैं एंड से उन्हें कनेक्ट करके, तो वो प्लुरल हो जाते हैं, वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे एनिमल यूज हो जाते हैं बेटा पजेसिव केस में। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे काउज एंड बफेलोज मिल्क लिखा, ठीक है,
तो ये मिल्क नाउन है, हमने इसके लिए दो पजेसिव केस लिखे, काउज एंड बफेलोज, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि काउ और बफेलो जो है ना वो दोनों सेम टाइप के मिल्क को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होंगे। बफेलोज मिल्क अलग है, काउज मिल्क अलग है, वो अलग बात है कि हमने मिल्क नाउन यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन एंड से जोड़ रहे हैं, और काउज और बफेलोज जो दोनों पजेसिव केस है ना वो दोनों अलग अलग टाइप के मिल्क की बात कर रहे हैं, तो वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क। अगर हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं तब तो ये प्लूरल हो गया और यहाँ पे है हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा काउज एंड बफेलोज मिल्क हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर हम कभी किसी कंजंक्शन से दो ऐसे एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ दें, मतलब दो ऐसे एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दें जो कि किसी सेम नाउन को डिस्क्राइब ना कर सकते हो, तो समझ जाना कि या तो वो दोनों एडजेक्टिव गलत हैं या वो दो अलग अलग नाउन को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हिज मीन्स वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड ओइंग टू दैट हैवी लॉस। 64th का आंसर तुम लोगों को अपने आप ही बताना है। His means was greatly reduced owing to that heavy loss. हाँ देखो, अब मैं समझाता हूं इसमें। हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था कि जो मीन्स वर्ड होता है ना, मीन्स, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मतलब होता है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब आमदनी के साधन। एक इसका मतलब होता है मीडियम, ये सब नाउन में पढ़ रखा है पहले ही। तो जब इसका मतलब रिसोर्सेज होता है तब तो ये होता है हमेशा प्लुरल, मतलब फॉर्म इसकी नहीं चेंज होती, लिखा हमेशा मीन्स जाता है, लेकिन अगर इसका मतलब रिसोर्सेज हो तो ये प्लुरल होता है, इसके साथ में प्लुरल वर्ब यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर इसका मतलब मीडियम हो तो ये सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। ये कहानी है। तो मीन्स जो वर्ड होता है इसका एक तो मतलब रिसोर्सेज होता है, ठीक है, और एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम। अगर मीन्स का मतलब मीडियम हो तो ये सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर इसका मतलब रिसोर्सेज हो तो ये हमेशा प्लुरल ही होता है। अच्छा, इस सेंटेंस में ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पे हिज मीन्स का मतलब हिज रिसोर्सेज है, उसके आमदनी के साधन, मीडियम नहीं है इसका मतलब। तो अगर इस मीन्स का मतलब रिसोर्सेज है तो ये प्लुरल हो गया, और यहाँ पे वर्ब प्लुरल लिख दो, वर्ब। ये आंसर है। तो 64th जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ। 65th का आंसर बताना अगर समझ में आया तो कुछ। जो 65th क्वेश्चन है इसका एक बार आंसर बताना। वॉज नहीं आएगा बच्चे, हैड भी नहीं आएगा। देखो असल में हो सकता है ये तुमने पहले सब्जेक्टिव मोड वगैरह कभी पढ़ा ना हो, मैं 10th चैप्टर में बात तुम्हें समझाऊंगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि हम इमेजिनेशन के लिए, जैसे हमने एज इफ लिखा, तो हम इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म वर यूज करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि सिचुएशन रियल नहीं है, अनरियल है। तो जैसे हमने लिख दिया द मैन बिहेव्ड एज इफ ही वर आवर मास्टर, कि उस आदमी ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि मान लो हमारा मालिक हो। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारा मालिक होगा, तब तो हमें पता ही होगा कि हमारा मालिक है, तो इसका मतलब ये हमारा मालिक होगा नहीं, मतलब ये इमेजिनेशन है। तो अगर ये इमेजिनेशन है तो वर हमने सही लिखा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो हम वर यूज करते हैं ना इमेजिनेशन शो करने के लिए, वो इमेजिनेशन प्रेजेंट का या फ्यूचर का होता है, वो इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर के टाइम का होता है। लेकिन यहाँ पे देखो मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है, तो जो पास्ट का इमेजिनेशन होता है ना उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा करो। तो पास्ट के इमेजिनेशन, ये सब मैं टेंस में समझाऊंगा, ठीक है। अगर अभी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो चिंता मत करना, टेंस में समझाऊंगा। तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो। तो ये जो हमने वर्ड लिखा है ना इसको हटाओ और हेड बिन लिखो। अच्छा, हमें पता कैसे चला इमेजिनेशन प्रेजेंट का या फ्यूचर का नहीं पास्ट का है? ये मेन क्लॉज जो हमने पास्ट में लिखी ना बिहेव्ड, इससे पता चल गया। 66 पे आ जाओ। एक काम करो, 66 क्वेश्चन है ना, इसको मैं कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूं, 67 का आंसर बता देता हूं तब तक। देखो
ये 67 में जो हमने वेयर लिखा है ना, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, पढ़ा था ना। हु, मैं हु बता रहा हूँ, व्हेन वेयर वाई हाउ, ये एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, नहीं तो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो ये वेयर हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब है, तो अगर ये एडवर्ब है तो ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, वर्ब आएगी माई न्यू शूज के अकॉर्डिंग। माई न्यू शूज प्लूरल है, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लिख दो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वेयर आर माई न्यू शूज। ठीक है, इसमें आ जाएगा द मैन बिहेव्ड एज इफ ही हैड बीन आवर मास्टर। इसमें आ जाएगा हिज मीन्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक, 66 में समझा देता हूं, देखो इसे समझना। एक दो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं। अ वैरायटी ऑफ दीज a variety of these insects has black wings। ठीक है, दूसरा हमने लिखा a variety of insects are found here। ठीक है, तीसरा हमने लिखा the variety of insects is या are very limited। ठीक है, फोर्थ हमने लिखा a wide या large variety of insects are found in this area। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। A variety of these insects has black wings. A variety of insects are found here. The variety of insects is are very limited and a wide और large variety is are। इसमें भी is are ऑप्शन लिखने थे, देखो r लिख गया, is नहीं लिखा। एक मिनट, मैं इसको पहले तो इरेज करता हूँ। अब लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने लिखा ना वैरायटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैज ब्लैक विंग्स, तो दीज इंसेक्ट्स का मतलब कोई डेफिनेट इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, अच्छा उनकी एक वैरायटी है, मतलब उन इंसेक्ट्स की एक वैरायटी है, तो अब वैरायटी का मतलब हो गया एक टाइप। ठीक, अच्छा उस टाइप के ब्लैक विंग्स होते हैं, बाकियों के नहीं होते होंगे, तो ये जो वैरायटी है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस वैरायटी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी हैज, जो कि सही है। ठीक है, तो अ वैरायटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैज ब्लैक विंग्स, तो इसका मतलब कोई इंसेक्ट्स हैं उनकी एक ऐसी वैरायटी है जिसके विंग्स ब्लैक होते हैं, तो उस वैरायटी को हमने सब्जेक्ट बना रखा है जिसके ब्लैक विंग्स होते हैं, और उसे वो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब सिंगुलर लिख दिया हैज। यहां आते हैं, यहां पे हमने लिखा वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स। अब वहां पे देखो इंसेक्ट्स नाउन ना प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम प्लूरल नाउन कोई लिखते हैं बिना डिटर्मिनर के, तो इसका मतलब बात जनरल की हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैरायटी की या पर्टिकुलर टाइप की बात नहीं कर रहे, हम इंसेक्ट्स इन जनरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैरायटी को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम वैरायटी को डिटर्मिनर मानेंगे। डिटर्मिनर, जब वैरायटी डिटर्मिनर होता है ना, तो इसका मतलब होता है वेरियस। वेरियस का मतलब अलग अलग टाइप के, एक ही टाइप के नहीं। तो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड हियर, तो अब वैरायटी ऑफ डिटर्मिनर हो गया इंसेक्ट्स का, और इंसेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो लो आर सही हो गया। तो सबसे पहले तो ये बात समझना कि जो वैरायटी नाउन होता है ना, वैरायटी एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है टाइप। अगर हम इसे सब्जेक्ट बना के यूज कर लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अ वैरायटी ऑफ डिटर्मिनर भी होता है जिसका मतलब होता है वेरियस। अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस काइंड्स, नॉट ऑफ वन टाइप। ठीक है, तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड हियर, तो इसका मतलब हो गया वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड हियर। तो वो
इंसेक्ट सब्जेक्ट है, अब वैरायटी ऑफ उसका डिटर्मिनर है, इंसेक्ट प्लूरल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आर आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने वैरायटी को सब्जेक्ट बना रखा था, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हैज आ गई। तो अगर हम वैरायटी ऑफ किसी सेंटेंस में यूज करेंगे और ये सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये डिटर्मिनर होगा तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो कि प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए हमने सब्जेक्ट बना के लिखा द वैरायटी। अगर हम वैरायटी के साथ में द आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम इसी को सब्जेक्ट बनाकर यूज कर रहे हैं, क्योंकि द का यूज हमेशा उन्हीं नाउन्स के साथ किया जाता है जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं, जिनको हम डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम वैरायटी को ही रेफर कर रहे हैं, किसी और को नहीं। ये बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट हो गया जैसे द परसेंटेज और नंबर वाला था। द परसेंटेज सब्जेक्ट होता है, द नंबर सब्जेक्ट होता है, वैसे द वैरायटी जो है ना हमारा सब्जेक्ट है। अब ये वैरायटी किसकी है? इंसेक्ट्स की है, ट्रीज की है, कार्स की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैरायटी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, आर गलत हो गया। तो अगर हम द वैरायटी का कभी भी यूज करें तो ये हमेशा सब्जेक्ट होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। द वैरायटी इज वेरी लिमिटेड, हुज वैरायटी, तो हुज का रिप्लाई गया ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अच्छा अगर हम लिख दें अ वाइड वैरायटी या लार्ज वैरायटी, तो अपने आप समझ जाओगे किसी न किसी का डिस्क्रिप्शन है। अगर हम वाइड वैरायटी या लार्ज वैरायटी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम किसी न किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी न किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर ये किसी न किसी का डिस्क्रिप्शन है तो ये डिटर्मिनर हो गया। अब वाइड वैरायटी या लार्ज वैरायटी हमेशा ही डिटर्मिनर होता है। तो अगर ये हमेशा डिटर्मिनर होता है तो इसका मतलब हम उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे जिसको इसने डिटर्मिन किया है। अब इसने डिटर्मिन किया इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो आ जाएगा, इस गलत हो गया। तो ये जो वैरायटी नाउन होता है ना, इसको लेकर तुम्हें ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर हम वैरायटी ऑफ लिखेंगे तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। द वैरायटी हमेशा सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। अ वाइड वैरायटी या अ लार्ज वैरायटी हमेशा डिटर्मिनर होता है। ठीक है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगी, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। देन ये ध्यान रखना है। खैर, अब जैसे हमने यहाँ पे वैरायटी नाउन को डिस्कस किया है ना, जिस तरीके से हमने वैरायटी नाउन को ट्रीट किया है, इसी तरीके से हमें सीरीज नाउन को भी ट्रीट करना होता है। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, अ सीरीज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स was were performed there। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, अ सीरीज ऑफ ओडीआई मैचेस ठीक है हैज या हैव बीन scheduled between, एक मिनट, between इंडिया एंड इंग्लैंड। अब देखो, यहां पे हमने एक प्रेडिकेट लिखा है was या were परफॉर्म्ड, और यहां पे लिखा है हैव या हैज बीन scheduled। अब ये जो प्रेडिकेट्स हमने लिखे ना, हमें ये पता लगाना इनका सब्जेक्ट क्या है। भाई अगर उसका सब्जेक्ट है कल्चरल प्रोग्राम्स तो वर्ब हमें प्लूरल लिखनी पड़ेगी। अगर उसका सब्जेक्ट है आज सीरीज तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। देखो तो एक बार, उसी तरीके से इसमें पता लगाना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ओडीआई मैचेस है या सीरीज है। इनके आंसर बताओ, फर्स्ट में और सेकंड के आंसर बताओ। अ सीरीज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स वॉज परफॉर्म्ड लिखें या वर परफॉर्म्ड लिखें। अ सीरीज ऑफ ओडीआई मैचेस हैज बीन स्केड्यूल्ड लिखें या हैव बीन स्केड्यूल्ड लिखें। प्रेडिकेट जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम प्रेडिकेट से अपने सब्जेक्ट को रिलेट करें ना, तो हमें कोई रूल याद करने की जरूरत ना पड़े, हमें ऐसे अपने आप ही पता चल जाए। अब देखो, परफॉर्म किया जाता है प्रोग्राम्स को, सीरीज को तो नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो प्रोग्राम्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी वर। और ये जो अ सीरीज ऑफ है ना, ये डिटर्मिनर है कल्चरल प्रोग्राम्स का। अ सीरीज ऑफ का मतलब होता है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। मतलब अ सीरीज ऑफ का मतलब होता है इन अ सीरीज, एक सीक्वेंस है, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, इस तरीके से।
तो जिस तरीके से वैरायटी ऑफ डिटर्मिनर होता है ना, उसका मतलब वेरियस होता है, वैसे अ सीरीज ऑफ भी डिटर्मिनर होता है और इसका मतलब होता है वन बाय वन। तो ये डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट प्रोग्राम से उसके अकॉर्डिंग वर आ गया। अब यहां देखो हमने लिखा हैव बीन स्केड्यूल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो स्केड्यूल किया गया ना वो है सीरीज। ठीक है। अब वो सीरीज ओडीआई मैचेस की है कि टेस्ट मैचेस की है कि 2020 मैचेस की है, वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है सीरीज। तो सीरीज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगी हैज, और हैव गलत हो गया। तो ये जो सीरीज है और वैरायटी है, इन नाउन्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, द सीरीज लिखा होगा तो ये हमेशा सब्जेक्ट होगा, वो ध्यान रखना। अ सीरीज ऑफ लिखा होगा तो सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये डिटर्मिनर है यहाँ पर या फिर ये हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट से रिलेट करके अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। प्रेडिकेट को ध्यान से देखोगे तो जान जाओगे कि अ सीरीज सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब परफॉर्म्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये जो हमने लिखा ना द वैरायटी, तो द वैरायटी हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। द आर्टिकल लिख दिया ना तो इसका मतलब इसी को हम डिटरमिन कर रहे हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दो इज। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कैंपेन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली। द पीपल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कैंपेन, साउंड नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आवाज तो सही आ रही होगी। इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू रिलेट इट टू द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस के प्रेडिकेट से रिलेट करोगे ना बच्चे, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो अगर आप प्रेडिकेट समझोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा वो बात किसके बारे में कही जा रही है, सीरीज के बारे में कही जा रही है या प्रोग्राम्स के बारे में कही जा रही है, अपने आप डिकोड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑफ पीपल, तो हमने पढ़ा कि द नंबर है, द परसेंटेज है, द सीरीज है, द वैरायटी है, ये हमेशा सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो। तो सिंगुलर वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे हैव की जगह हैज आ जाएगा। 69th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। नथिंग बट बुक्स आर सीन इन दिस बुक, इन दिस रूम। देखो, एक्चुअली ये पता सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इतना है। मैंने कहा ना अगर हम प्रेडिकेट से रिलेट करें तो सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाता है। तो एक्चुअली ये सेंटेंस ये लिखा हुआ है, नथिंग आर सीन इन दिस रूम, किस रूम में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सिवाय बुक्स के। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग। हम बात नथिंग के बारे में कर रहे हैं लेकिन बुक्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो बुक्स है ना, ये हमारी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ड प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन है क्या, बुक्स को हमने वर्ब के साथ लिख रखा है, तो बच्चा देखता है ना तो उसको बोलने में अजीब लगता है, वो सोचता है बुक्स इज लिख रहे हैं, बुक्स इज तो गलत हो गया। अरे भाई क्यों गलत हो गया, जब वो सब्जेक्ट है ही नहीं बुक्स, तो उसके साथ वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट नथिंग है, नथिंग के अकॉर्डिंग वो वर्ब लिखेंगे, इज आ गया। तो अगर हम बोलना ट्राई ना करें और सीधा अपना ग्रामर के लॉजिक्स को फॉलो करें तो आसान है। लेकिन हम बोल के देखते हैं तो हमें अजीब लगता है, बुक्स इज सीन इन दिस रूम, तो हम सोचते हैं बुक्स का इज बोल दिया। अरे भाई बुक्स का इज बोल दिया, क्या गलत हो गया जब बुक सब्जेक्ट ही नहीं है तब, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा नथिंग इज सीन इन दिस रूम। नेक्स्ट में आ जाओ, हिज ट्रू कंपेनियन वर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कंपेनियन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, वॉज। Delhi is one of the cities that has a wide variety of places to visit. अब यहाँ पे देखो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसेंट है द सिटीज। द सिटीज प्लुरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो कुल मिला के रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद जो हम वर्ब लिखते हैं ना, वो हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल, एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर। ओनली वाले केस वो होता है उसका ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे मीनिंग सिंगुलर हो जाता है लेकिन दिखाई हमें प्लुरल पड़ता रहता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये लो, तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। Lots of money have been spent on these projects by the government. Lots of money has been spent on these projects by the government.
देखो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे हमने लिखा लॉट्स ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, 5% ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, एटसेट्रा। तो ये सब फ्रैक्शंस हैं। इनके साथ जो हम वर्ब लिखेंगे ना, वो इनके नंबर के अकॉर्डिंग यूज नहीं हो सकती, क्योंकि इनका अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता। कभी ये सिंगुलर हो जाते हैं, कभी ये प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है इनके टोटल के नंबर पे। अगर हम इनका यूज किसी ऐसे नंबर या अमाउंट के लिए करें जो कि प्लूरल हो, तो ये प्लूरल हो जाते हैं। अगर हम इनका यूज किसी ऐसे नाउन के लिए करें जो कि सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लॉट्स ऑफ लिखा है, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ जो हमने यूज किया ना, ये है तो एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट, ठीक, लेकिन इसका अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता जो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लें। इसका नंबर वेरी करता रहता है कि लॉट्स का यूज हमने किसके लिए किया। अब जैसे यहाँ पे हमने लॉट्स का यूज मनी के लिए किया, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो लॉट्स अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया तो फिर ये प्लुरल तो हो ही नहीं सकता, तब तो हैज आ जाएगा। और अगर हम यहीं पे मनी की जगह कोई ऐसा नाउन लिख दें जो कि प्लुरल हो, जैसे बुक्स लिख दें, क्वेश्चंस लिख दें, कार्स लिख दें, सिटीज लिख दें, बॉयज लिख दें, तो फिर प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पब्लिकेशन में बहुत मिस्टेक्स हैं। हाँ, लॉजिक वाहियात हैं उनके, तो लॉजिक बहुत ही ज्यादा वाहियात हैं वो तो। हाँ, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इंग्लिश सीखनी है ना, तो कोई भी ऐसी बुक मत पढ़ा करो जिसमें हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखी हो। अगर किसी, मतलब हालांकि थोड़ा अजीब लग सकता है लोगों को, लेकिन मैंने आज तक देखा तो मैं यही मानता हूँ, अगर किसी बुक में हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखी है ना, तो समझ जाओ वो उससे सीखना कुछ हो नहीं पाएगा। चलो, तो हमारा ये चैप्टर था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। इसका कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं होगा, कल हम क्लास लगाएंगे, लेकिन डाउट्स की क्लास रखेंगे प्योर, ठीक है। तो tomorrow we shall have a class, but we won't begin any chapter in the class, we shall just discuss the doubts। तो कल फ्राइडे है ना, तो लास्ट क्लास ऑफ द वीक होगी कल, तो हम क्लास जरूर रखेंगे, लेकिन उसमें कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग डिस्कशन रखेंगे और डाउट्स वाउट्स अपने जो भी होंगे, जो भी हमने अभी हाल फिलहाल में चैप्टर्स पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो तुम्हारे होंगे वो पूछ लेने, ठीक है। हाँ, कौन सी बेस्ट डिक्शनरी है ये सब मेरे से कल ही पूछना, तभी बताएंगे, ठीक है। हाँ, नंबर फ्रैक्शन नहीं होता बच्चे। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब है काउंटेबल, ठीक है। फ्रैक्शंस अमाउंट में होते हैं। नंबर ऑफ लिख रहे हो तो ऐसे समझ जाओ प्लूरल हो गया। हम्म, ठीक है। हिज ट्रू कंपेनियंस वर हिज फ्रेंड्स। कंपेनियन का मतलब बच्चे साथी होता है। हम प्लूरल को एक यूनिट मान लें तो कंपेनियन सिंगुलर वर्ड के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब आज के लिए मैं बाय करता हूं, और फिर हम लोग कल क्लास रखेंगे। कल आप लोगों के डाउट्स वगैरह जो भी पूछने बताने होंगे उनको आंसर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए सभी को बाय, ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।